सोचिए, एक ऐसी चाल जो चली तो गई थी सत्ता को अपनी मुट्ठी में बनाए रखने के लिए, लेकिन उल्टे उसी ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की। अंग्रेजों ने दरअसल इस पूरी प्रणाली को इसलिए डिजाइन किया था ताकि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का राजनीतिक समर्थन खरीदा जा सके। लेकिन असल में हुआ क्या? अनजाने में ही सही, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की आग में घी डाल दिया। तो चलिए भ्रम बनाम वास्तविकता की इस बेहद दिलचस्प कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि बदलाव का वो भारी दबाव कहां से आया। फिर बात करेंगे केंद्रीय सत्ता और नियंत्रण के उस बड़े भ्रम की। इसके बाद हम द्वैध शासन के उस अजीबोगरीब प्रयोग को समझेंगे और अंत में देखेंगे इसकी कमियां और वो विरासत जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जबरदस्त दबाव की जिसने उस वक्त की ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। 1916 आते आते ना हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारतीय सैनिकों ने यूरोप जाकर लड़ाई लड़ी, तो देश में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा कि भाई हम भी स्वशासन के बिल्कुल योग्य हैं। फिर दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग ऐतिहासिक रूप से एक साथ आ गए। अब इस अभूतपूर्व राजनीतिक एकता ने ब्रिटिश सरकार पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद जुलाई 1918 में मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट आती है और फिर इन सबके नतीजे के तौर पर आखिरकार दिसंबर 1919 में ये अधिनियम पारित कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय नेताओं ने इस रिपोर्ट का खुशी खुशी स्वागत किया? बिल्कुल नहीं। जरा एनी बेसेंट के इन कड़े शब्दों को देखिए। उन्होंने सत्ता के इस बेहद धीमे और सशर्त हस्तांतरण को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये इंग्लैंड द्वारा पेश किए जाने या भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य है। मतलब नेताओं का गुस्सा साफ देखा जा सकता था। कांग्रेस ने भी 1918 के अपने विशेष सत्र में इस पूरी योजना को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक करार दे दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और केंद्र की सत्ता पर नजर डालते हैं, जहां एक बहुत बड़ा और खूबसूरत भ्रम बुना जा रहा था। कागजों पर तो भाई ये सब बहुत ही प्रगतिशील और शानदार लग रहा था। ये एक भ्रम था। केंद्र में पहली बार एक द्विसदनीय विधायिका यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था बनाई गई, जिसमें निर्वाचित सदस्यों को बहुमत दिया गया। यही नहीं, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसके 6 सदस्यों में से 3 के भारतीय होने का प्रावधान भी कर दिया गया। ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे भारतीयों को अपनी ही सरकार चलाने में एक बहुत बड़ी और मजबूत आवाज मिल गई है। लेकिन उस भ्रम के पीछे की निरंकुश सच्चाई कुछ और ही थी। असली सत्ता तो अभी भी पूरी तरह से अंग्रेजों की मुट्ठी में कैद थी। मुख्य कार्यकारी अधिकार किसके पास रहे? गवर्नर जनरल के पास। और वो भारतीय विधायिका के प्रति नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। उसके पास किसी भी बिल पर वीटो करने का विशेषाधिकार था। और तो और अपनी मर्जी का कानून थोपने की प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन की ताकत भी उसी के पास थी। और जिन भारतीय सदस्यों को परिषद में शामिल किया गया था ना, उन्हें बस नाम मात्र के कम महत्व वाले विभाग थमा दिए गए। मतलब असली सत्ता का केंद्र पूरी तरह से ब्रिटिश हाथों में ही रहा। खैर, ये तो बात हुई केंद्र की। अब जरा प्रांतों की तरफ चलते हैं, जहां अंग्रेजों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब नौकरशाही प्रयोग किया, जिसे हम द्वैध शासन कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये द्वैध शासन या डायरकी आखिर बला क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता संयुक्त रूप से 2 अलग-अलग व्यक्तियों या निकायों के बीच बांट दी जाती है। 1919 के इस एक्ट ने प्रांतीय सरकार के कामकाज को ठीक इसी तरह पूरी तरह से 2 अलग-अलग हिस्सों में चीर कर रख दिया था। देखिए ये नई व्यवस्था काम कैसे करती थी। प्रांतीय प्रशासन को 2 साफ हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ थे हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिनकी जिम्मेदारी सीधे भारतीय मंत्रियों के कंधों पर थी, और दूसरी तरफ थे आरक्षित विषय यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, जिन्हें सीधे ब्रिटिश गवर्नर और उसकी परिषद ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था। ये सिर्फ कामों का बंटवारा नहीं था, ये जवाबदेही का भी एक बहुत ही अजीब बंटवारा था। भारतीय मंत्री तो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थे, लेकिन गवर्नर वो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। अब जरा इस बंटवारे के बेतुकेपन को तो देखिए। भारतीय मंत्रियों के हिस्से में क्या आया? स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे विषय। और ब्रिटिश गवर्नर ने चालाकी से पुलिस, न्याय और जमीन का राजस्व जैसे सारे अहम और ताकतवर विषय अपने पास रख लिए।
अब इसकी तरकीनता का एक उदाहरण देखिए। सोचिए, एक भारतीय मंत्री कृषि विभाग का प्रभारी तो है, लेकिन सिंचाई और जमीन के राजस्व पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। वो उन चीजों के लिए पूरी तरह से गवर्नर के मोहताज थे। है ना अजीब? किसी भी राज्य के कामकाज को इस तरह से अलग अलग पानी की तरह बंद डिब्बों में बांटने की कोशिश करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी भूल थी। जमीन पर यह सिस्टम चलना लगभग असंभव था। बेचारे भारतीय मंत्रियों को एक साथ दो दो आकाओं की सुननी पड़ती थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसों की। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे राष्ट्र निर्माण वाले विभागों के लिए उनके पास कभी पर्याप्त फंड होता ही नहीं था, क्योंकि आरक्षित विभाग वाले सारा जरूरी बजट पहले ही हजम कर जाते थे। नतीजतन भारतीय मंत्रियों के पास विकास कार्यों के लिए हमेशा पैसों का भारी अकाल ही रहता था। इन सब नाकामियों और विरोधाभासों को देखते हुए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इस पूरी व्यवस्था की असल कमियां और वो स्थायी विरासत जो ये अपने पीछे छोड़ गई। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 5 करोड़ 30 लाख, यानी सिर्फ 53 लाख मतदाता। बस यही उस तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था की कड़वी सच्चाई थी, जिसे एक बहुत बड़े सुधार के तौर पर भारत के सामने पेश किया जा रहा था। वोट देने का अधिकार कोई सार्वभौमिक अधिकार नहीं था। ये संपत्ति, शिक्षा और कर देने की क्षमता जैसी बेहद सख्त शर्तों पर टिका हुआ था। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखें तो 1920 में भारत की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ से ज्यादा थी, और इस विशाल आबादी में से 5% से भी कम लोगों को वोट देने का अधिकार नसीब हुआ। बाकी बचे 236 मिलियन से ज्यादा लोगों की कोई चुनावी आवाज ही नहीं थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि महिलाओं का क्या, तो बता दूं, उन्हें तो इस अधिकार से पूरी तरह से बाहर ही रखा गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने कड़े विरोध, इतनी सारी खामियों और इस बेतुकेपन के बावजूद इस सुधार का इतिहास में महत्व क्या है? बड़ी दिलचस्प बात है। इसकी एक ऐसी विरासत रही है जिसकी अंग्रेजों ने शायद सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। ये सिस्टम भले ही बेहद अलोकप्रिय और कमियों से भरा था, लेकिन इसी ने अनजाने में भारतीय नेताओं को वे संसदीय उपकरण दे दिए जिनकी उन्हें आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोदने के लिए जरूरत थी। लगातार होने वाले चुनावों और उन गर्मागर्म विधायी बहसों ने भारतीयों को संसदीय भाषा और संस्थागत कामकाज से बहुत गहराई से परिचित करा दिया। विधानसभाएं एक ऐसा मंच बन गई जहां भारतीय खुलकर अपनी बात रख सकते थे। इन सब चीजों ने मिलकर ब्रिटिश राज की वैचारिक नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया और देश में तेजी से सुलग रही साम्राज्यवादी विरोधी भावनाओं को और भड़का दिया। तो जाते जाते एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ के जाते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार के इन आधे अधूरे और त्रुटिपूर्ण प्रयासों ने ही अंततः वो संसदीय हथियार भारतीयों के हाथों में थमा दिए जो उस विशाल साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जरूरी थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भले ही भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुना गया एक रणनीतिक भ्रम मात्र था, लेकिन सच तो यह है कि इसी भ्रम ने स्वशासन और एक आज़ाद भारत की तरफ जाने वाला एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसे खुद इसे बनाने वाले अंग्रेज भी कभी नहीं देख पाए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास के इन पन्नों को पलटना और उनकी परतों को समझना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। सीखते रहिए और इतिहास के इन अहम मोड़ों पर यूं ही सवाल उठाते रहिए।